सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। क्या हाल है? भाई हाल तो कुछ नहीं है, ठंड से हाल बुरा है। हाँ, मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने यही कहा था कि हाल बेहाल है। तो हाँ। हमने फिर सोचा कि शायद अब ठीक हो गई होगी हाल, मतलब ठंड से तुमको हाँ। राहत मिली होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल राहत नहीं मिल रही, क्योंकि मौसम बदल रहा है। जी। और स्टूडियो की ठंडक तो अलग बात है, लेकिन बाहर भी, मुंबई में भी गुलाबी सी सर्दी आ गई है। वो भी सुबह शाम। दिन में तो गर्मी लगती है, लेकिन बाकी जगहों पर हल्की सर्दी ने दस्तक दे दी है। तो अब गर्म कपड़े निकालने, गर्म कपड़े की साफ सफाई करना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, धूप में गर्म कपड़ों को भी धूप दिखाना जरूरी है, खुद को दिखाना भी जरूरी हो गया, क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी है। हाँ। बहुत ठंड तो हमारे लिए हो चुकी है, बाकी लोगों के लिए हल्की ठंड हुई है अभी। तो ठंड से बचना भी लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, आती ठंड और जाती ठंड ज्यादा लगती है। तो बस उससे बचना बहुत नुकसान भी करती है। मतलब वो शरीर का तापमान ऐसा होता है कि वो सह नहीं पाता है, और तापमान का जो परिवर्तन होता है शरीर पर असर होता है। सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, ये सबको फैलता है। तो ऐसे में आपको बचाना चाहिए खुद को, और धूप से नहीं बचाना है, धूप के पीछे पीछे जाना है। जहां जहां धूप जाए वहीं वहीं पीछे पीछे जाना है। तो जो विटामिन डी की कमी होती है ना, इस मौसम में खूब प्रचुर मात्रा में विटामिन डी ले लेना चाहिए, ताकि साल भर उसका स्टोरेज बना रहे आपके शरीर में। और ठंड की एक और अच्छी खासियत है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलती हैं ठंड में। समझ गई। तो बस लड्डू, गाजर का हलवा और ये सारी चीजें, इनसे भी खुद को नहीं बचाना है, क्योंकि ठंड में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। तो बस अच्छी तरह से खा पी के तंदुरुस्त होने का मौसम आ गया है। लेकिन बस थोड़ा सा नियंत्रण भी रखना जरूरी है, कि पता चला लड्डू खाने के चक्कर में हमें दिक्कत ना हो जाए कि इतनी ज्यादा मिठाइयाँ खा ले। लेकिन लड्डू बनाने के तरीके तो हम बताएंगे, इसलिए आप मीठे का जिक्र कर रही हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, और एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोगों को जानकारी भी कम होती है और अवेयरनेस भी कम है, सजगता भी कम है। वो है मिर्गी के बारे में, और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अचानक जो फिट्स आ जाते हैं, बेहोशी छा जाती है और चक्कर आता है, तो लोग सोचते हैं पानी का छींटा वीटा मार के काम चलाते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो, सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे परामर्श लेना चाहिए। और लाइलाज बीमारी नहीं है ये, तो इसलिए इसका एक पर्याप्त, अगर अच्छी तरह से इसका इलाज किया जाए, जितना कहा जा रहा है डॉक्टर की तरफ से, बीच में बंद ना किया जाए, तो बहुत ही अब ये इससे भी मतलब पार पाया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो इससे स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें पहले मिर्गी के दौरे आते थे पर अब नहीं आते। तो ये एक बात है जिस पर चर्चा तो हम करने ही वाले हैं। साथ ही एक जो थोड़ी गंभीर समस्या है, वो है रैगिंग, जो अक्सर जिसका बहुत दुष्परिणाम ही। कभी किसी ने रैगिंग ली है तुम्हारी? दी तो होगी शायद, अब तो याद नहीं है। अब जिस तरह की रैगिंग होती है उस तरह की रैगिंग तो नहीं होती हमारी। हम सभी जब कॉलेज स्कूल में जाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे कॉलेज बदलता है, स्कूल से जब कॉलेज जाते हैं, तो कोई रैगिंग होती ही है। उस रैगिंग का मतलब होता है कि अपने सीनियर्स से परिचय होना, लेकिन उसके मायने बदलते जा रहे हैं। परिचय की बजाय लोग दुश्मनी पे आ जाते हैं, और इतने गलत तरीके से छेड़छाड़ की नौबत आ जाती है। यहाँ तक कि कई बार हमने सुना है कि हीटर रहता है, हीटर पर हाथ रखने को बोला जाता है, डांस करने को बोला जाता है, कुछ अपशब्द बोलने को बोला जाता है। रैगिंग के ये जो तरीके बदल गए, ये गलत है, और ये कानूनी अपराध भी है। तो इस पर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं हमारे श्रोता, कि उनके घर में बच्चे हैं, जब कभी पढ़ाई के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, या और किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो हर क्षेत्र में उन्हें रैगिंग से गुजरना पड़ता है। तो अपने बच्चों की बातों को सुने, और इतनी दोस्ताना अपना संबंध रखें माता पिता, कि बच्चे वो सारी बातें बताएं उन्हें, बिल्कुल, ताकि उनकी मदद मिल सके। और क्या?
और सखी विशेष में आज बात होगी एथलीट ज्योति आरा जी की, तो इनके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन और क्या, मतलब एक गाना नहीं सुना रहे आप मुझे? ठंड का मौसम है। हाँ बिल्कुल सुनवा रहे हैं, लेकिन लड्डू की बातें भी होंगी, ये भी बता दें व्यंजन के अंतर जी। सुनते हैं ये गाना। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तो ये मधुमती फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। और आज हम बात करें लाला लाजपत राय की, जिनकी पुण्यतिथि है आज। और देखा जाए ममता जी, तो देश की स्वतंत्रता के लिए तो कितने ही वीरों ने अपनी जान न्यौछावर की है। और पंजाब केसरी की उपाधि से पहचाने जाने वाले वीर सेनानी लाला लाजपत राय भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि सामाजिक बदलाव की भी इन्होंने पैरवी की। और साथ ही इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी अपनाना चाहिए ये बात भी कही, और ऐसे कई स्कूलों की स्थापना उन्होंने की जिसमें वैदिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी, ताकि और समय के साथ चले। बिल्कुल। और जहां वो नए बदलाव ला रहे थे, वहीं ब्रिटिश सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ बोलने में भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। लाला लाजपत राय ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। जब साइमन कमीशन लागू हुआ था तो उनके विरोध में साइमन गो बैक के नारे उन्होंने लगवाए। लोगों के साथ अग्रिम पंक्ति में ये नारा लगा रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई थी और एक लाठी उनके सिर पर भी बहुत जोर से लगी थी। बिल्कुल, अंग्रेजों वापस जाओ का नारा देने वाले लाला लाजपत राय
वो गर्म दल के नेता थे और उन पर जब लाठियों का प्रहार हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में कील का काम करेगी। और 30 अक्टूबर 1928 का वो दिन था जब उन्हें इस हमले में वो जख्मी हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, जिससे जनता का क्रोध बढ़ गया और जिस तरह से लाला लाजपत राय ने कहा था उसी तरह से उनका कथन सत्य हुआ और जनता ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुई और देश को आज़ादी मिली। बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने कुछ और बातें भी लिखी है, जानकारी दी है। लाला लाजपत राय के इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरा देश जैसे उत्तेजित हो उठा था और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अन्य तमाम क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया था और इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर को गोली से उड़ा दिया था और लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी जी। और अब एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें हम करते हैं जी। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। नेहा, रैगिंग एक ऐसा शब्द है जिससे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत सी हो गई है, क्योंकि जब भी नए कॉलेज में बच्चे जाते हैं, एडमिशन होता है तो वो पहले घबराए हुए रहते हैं। रैगिंग से पहले ही उनके अंदर टेंशन हो जाता है कि पता नहीं कैसा माहौल होगा। ये जबकि गैर कानूनी है, फिर भी हम आए दिन इस विषय को सुनते रहते हैं। कई लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं और इसे स्कूल कॉलेज में बच्चों के बीच एक स्वस्थ हंसी मजाक के जैसे देखते हैं। हालांकि
बरसों से हल्का फुल्का हंसी मजाक सहपाठियों और जूनियर सीनियर्स के बीच ये आम बात है, लेकिन जब ये मर्यादा के पार चला जाए तो इसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। कई बार लोगों को चोटें लग जाती हैं, कई बार लोग उठक बैठक करवाते हैं कि उठक बैठक करो, इतनी बार मतलब जरूरत से ज्यादा दंड बैठक लगाने को कहते हैं, कई बार पुशअप्स करने को कहते हैं, और कई बार कि उसको इतने मुक्के मार के दिखाओ। तो ये सब गलत बात है, और जहां कहीं भी जो लोग सुन रहे हैं हमारी बातें, तो वो वहां तक ये बात पहुंचे कि ये गैर कानूनी है। अगर कहीं किसी ने शिकायत दर्ज की तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। तो एक हंसी मजाक के तौर पर हो, हल्का फुल्का, जिससे लोगों के बीच की जो एक कहते हैं ना दीवार होती है जूनियर सीनियर्स की, जैसे आपने कहा, वो टूटे और आपस में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हो जाए, तो वो एक फिर भी एक तरह से समझा जाता है, क्योंकि इतना छोटा हंसी मजाक चलता है। लेकिन किसी को नुकसान हो रहा है उससे, किसी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ना मिल रही है, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और रैगिंग को लेकर सतर्कता बहुत ही जरूरी है। अगर कोई छात्र है या हमारे बच्चे भी इस तरह की कोई शिकायत करते हैं, तो जरूरी है कि हम ये ना कहें कि अरे सब सबके साथ होता है, ऐसा ना कहें, ध्यान दें, क्योंकि बहुत रूप बदल गया अब इस तरह से नहीं होता है जैसे पहले हुआ करता था। तो उसको टालें नहीं, और सख्त कानूनी कार्रवाई भी है इसके लिए, और सुरक्षा के कई उपाय हैं, इनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और अपने बच्चों को कहीं भी जब आप पढ़ने भेजते हैं तो उन्हें ये सब बातें बताएं, उन्हें आगाह करें। इस तरह से रैगिंग का शिकार हो तो बेझिझक उसका वो सामना करें, उन्हें थोड़ा हौसला अफजाई उनका करें, और अपने घर परिवार के लोगों के साथ साथ शिक्षकों से भी इस बारे में खुलकर बात करें। उन्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, इसके प्रति वो आश्वस्ति का भाव रखें। और शिक्षण संस्थान की भी जिम्मेदारी है कि समय समय पर जागरूकता अभियान वो चलाते रहें, और कोई भी केस अगर सामने आता है, कोई अगर बताता है कि उनके साथ रैगिंग हो रही है, तो कड़ी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे ऐसी हिम्मत ना हो और इस तरह के केसेस ना आए। और साथ ही छात्रों को भी ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी बर्ताव के बारे में किसी ना किसी को उन्हें बताना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, रैगिंग कर रहा है, तो आपको बताना ही चाहिए। चाहे आप अपने साथी को बताइए, किसी को बताइए, माता पिता को बताइए, शिक्षक को बताइए, लेकिन बताइए, अपने तक ना रखिए, क्योंकि फिर आपको मदद कैसे मिलेगी, आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे। जी बिल्कुल, और मदद करें, आगे अपने सहपाठी की मदद करें, पीछे नहीं हटे कि अरे इसके साथ हो रहा, कल को आपके साथ भी होगा, उसे ये विश्वास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। और ऐसे कई आधिकारिक चैनल भी उपलब्ध हैं, जैसे कॉलेज और स्कूल में भी इस तरह की एक कमेटी मौजूद होती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। कई संस्थानों की ओर से गुमनाम पेटियां लगी होती हैं, जिसमें आप बिना पहचान बताए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी भी मौजूद है, जो 24 घंटे संपर्क के लिए उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5522, यानी कि 1800-180-5522, और मेल आईडी है helpline@antiragging.in, helpline@antiragging.in। तो इसमें आप मेल लिख सकते हैं, इसमें आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं आपके साथ रैगिंग हो रही है, तो उसकी कुछ ना कुछ कार्यवाही तुरंत होती है, और आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं आगे किसी तक। और कई बार जान जोखिम में पड़ जाता है, तो उससे आप बच सकते हैं। और रैगिंग करने वालों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रैगिंग का दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी सजाएं हैं, जिसमें 2 साल का कारावास भी हो सकता है, जुर्माना या दोनों कुछ हो सकता है। ये न सिर्फ रैगिंग सहने वाले के जीवन पर असर डालती है, बल्कि रैगिंग करने वाले का जीवन भी समान रूप से प्रभावित हो सकता है। इसलिए पढ़ने लिखने की इस उम्र को मौज मस्ती के साथ बिताइए, और रैगिंग जैसी आपराधिक प्रवृत्ति को अपने घर में मत करने दीजिए, क्योंकि ये जो उम्र होती है, ये पढ़ाई की जो अवस्था होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये समय अगर बीत जाता है तो वापस लौटता तो नहीं है, समय तो कोई भी नहीं लौटता है, लेकिन ये समय आपके करियर बनाने का समय होता है। अगर यहाँ पर ये सब बिगड़ने के लिए आपने समय लगाया, तो आपका करियर तो तबाह होता ही है, साथ साथ पूरा व्यक्तित्व तो तबाह होता है, आपका पूरा परिवार, माता पिता को स्ट्रेस, माता पिता को टेंशन होता है, घर परिवार वाले चिंतित होते हैं। तो ये रैगिंग जैसी चीजों से बचिए। और फिलहाल ऐसा ही गाना सुनते हैं जहाँ पे ये कहा है कि डरो मत, अपनी बात कहो। बेटा
बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत, बेटा डर मत। तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया, तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया, तू है राजाओं का राजा, 2 दिन जग में मौज मना जा रे बेटा डर मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत, चिंता कर मत यूं ही मर मत मर मत, बेटा डर मत। भाई लोग हैं सच फरमाते, हाँ, हर कुत्ते के दिन हैं आते। भाई लोग हैं सच फरमाते, हर कुत्ते के दिन हैं आते, जिसने आज दिया कल देगा, तुझको मन चाहा फल देगा रे बेटा डर मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत, चिंता कर मत यूं ही मर मत मर मत, बेटा डर मत। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा, नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा, बोलो गिट मिट ले लो हमसे खुशी का परमिट रे बेटा डर मत। ओ बेटा डर मत, आहें भर मत, चिंता कर मत यूं ही मर मत, बेटा डर मत। डर मत भाई, किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई मुसीबत है, कोई भी मुद्दा है, तो आप डरिए मत, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने कुछ अनुभव साझा किया है, लिखा है कि स्कूल की कुछ सीनियर जो हमारी सहेली की बहन थी, उन लोगों ने उस समय हम लोगों से फिल्मी नायक नायिकाओं का नकल गाना गाना और ससुराल जाओगी दुल्हन बनकर तब कैसे चलोगे, किसी प्रिय को पत्र लिखना हो तो कैसे लिखोगी, क्या संबोधन करोगी, ये सब करवाती थी। पर उस समय हंसी नहीं आती थी, मन रोने रोने को तब भी हो जाता था। तो जरा सोचिए कि ये तो बहुत आसान सी बात है, और ये तो कई बार आपस में सहेलियों में और जब छोटी उम्र में ये सब खेल खेल में किया जाता है। लेकिन जब आपके सामने 20 लोग 25 लोग खड़े हैं और सब लोग हंसने को तैयार हैं, तो उस समय तो आपकी स्थिति खराब हो जाती है। तो डर स्वाभाविक है। बिल्कुल। और ये एक जिस तरह से वो बता रही हैं, तो वो फिर भी देखिए ऐसी रैगिंग के लिए लोगों को मजा आता है, हंसी मजाक में चली जाती है और आज याद भी कर रही हैं। लेकिन जो हम जिस रैगिंग की बात करें वो तो बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाली होती है। हमारे साथी कह रहे हैं कि रैगिंग सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, दफ्तर में भी ली जाती है। जैसे कोई सीधा साधा कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करता है तो उसका मजाक उड़ाना, सब मिलकर उसको ताने मारना, वरिष्ठ अधिकारी को चुगली करना, ये सब एक प्रकार की रैगिंग ही है। तो सिर्फ कॉलेज में नहीं, बाकी जगहों पे भी होती है। और एक साथी कह रही हैं कि मेरा बेटा NIT सूरत में है, जब पिछले साल दाखिला हुआ तो सीनियर और जूनियर्स को आमने सामने से कोई नहीं जानता, बस व्हाट्सएप पर जानते हैं। उसी पर सभी मैसेज आते हैं जिससे वो कॉलेज की गतिविधि के बारे में पता चलते रहे। इस बार बेटे ने एंटी रैगिंग फॉर्म भरा है। जिस हॉस्टल में जूनियर है वहां सीनियर का जाना मना होता है। तो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाया है उनकी बेटी ने। बिल्कुल, ये सही तरीका है। एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी हैं, रैगिंग किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नए या कनिष्ठ छात्रों के साथ किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, धमकाने या मानसिक शारीरिक शोषण को कहते हैं। इसमें मौखिक, लिखित या शारीरिक क्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि किसी को चिढ़ाना, अभद्र व्यवहार करना या ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर करना जिनसे उन्हें शर्मिंदगी, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक क्षति हो। किसी को अपमानजनक सवाल पूछने, गाने, नाचने, रैगिंग एक गंभीर अपराध है। इन्होंने जो लिखा है कि इसमें शामिल है, असल में शामिल नहीं है, शामिल कर दिया है लोगों ने, उसके रूप को विद्रूप कर दिया है।
है। एक स्वस्थ जो रिश्ता होता है सीनियर और जूनियर का, कि आपका परिचय हो कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से आती हैं, हंसना बोलना, ताकि वो एक दूसरे से घुल मिल जाए और कभी कोई मुसीबत हो, कोई कठिनाई हो तो एक दूसरे के काम आए, जहां पर एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो, कि सिर्फ अजनबीपन न रह जाए। ये तोड़ने के लिए ये परंपरा शुरू की गई, जिसका रूप लोगों ने बदल के उसको खराब कर दिया और एक मुसीबत के रूप में बना दिया। तो एक गाना सुन लिया जाए और फिर बातें करें। बिल्कुल। मेहनत से मिले जो उस पे गुजार, दूजे के मान को ठोकर से मार। आएगी इधर भी एक दिन बहार, होगा ये जमाना अभी है खाली हाथ, न होंगे सदा यही दिन रात, कभी तो बनेगी अपनी बात। अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
दुनिया की चकाचौंध में चमकते सितारे जब विविध भारती के स्टूडियो में आते हैं, एक हलचल सी मच जाती है। फिल्म्स, टीवी और रंगमंच के जाने माने गुड लुकिंग हैंडसम एक्टर संजय स्वराज। मैं बेसिकली तो एक नौटंकी कलाकार रहा हूं, जो कि यूपी की फॉर्म है, वहां से मेरी शुरुआत हुई। साझा करेंगे अपने अभिनय यात्रा की कहानी बॉम्बे टॉकीज में। पेट्रोमैक्स में हम थिएटर किया करते थे। मुझे ऐसा लगा कि अब ये मुझे और इसको दूसरे लेवल पे ले जाना है। सुनिए अभिनेता संजय स्वराज को विविध भारती पर 22 नवंबर शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सखी सहेली में अभी आज हमें बात करनी राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की। देश में प्रतिवर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस विषय में लोगों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि एक मस्तिष्क क्रॉनिक रोग है ये, और इसकी पहचान कर सकते हैं बार बार जो दौरे पड़ते हैं, और दौरे पड़ते हैं इसलिए क्योंकि उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाओं में अचानक असामान्य रूप से अत्यधिक विद्युत संचार की स्थिति होती है, तो उन्हें इसे संभालना मुश्किल होता है, और जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कई बार तो वो इस दौरे में बेहोश तक हो जाते हैं। बिल्कुल, और लोग समझ नहीं पाते कि मामला क्या है। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, और सभी की परेशानियां अलग अलग होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की अगर और ध्यान दें हम, तो विश्व में तकरीबन 50,000 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो बात वो नहीं जानते वो ये कि मिर्गी का भी इलाज संभव है। उनके मन में ये बात है कि अगर किसी को मिर्गी हो गई तो ये लाइलाज बीमारी है और एक दिन उसको चले ही जाना है। लोगों को मिर्गी के लक्षण दौरा आने की स्थिति में उस व्यक्ति की देखभाल जैसे मुद्दों से अवगत करवाना ही आज के दिन का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो इस ओर सजग हो। बिल्कुल, और अगर लक्षणों की बात करें मिर्गी की, तो इस दौरान व्यक्ति अचानक लड़खड़ा जाते हैं, हाथ पैर में झटके से होने लगते हैं, नियंत्रण से बाहर होते हैं, वो बेहोशी सी आने लगती है, हाथ पैरों में अजीब सी सुई या पिन चुभने जैसा उन्हें एहसास होता है, और हाथ पैर के चेहरों की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। कई बार मुंह से किसी किसी के झाग भी निकलने लगता है, दांत भींच लेते हैं वो। तो इस तरह के लक्षण अगर किसी में दिख रहे हो तो आप पहचान सकते हैं कि उन्हें मिर्गी का दौरा आ रहा है। और ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के आसपास कोई धारदार चीज रखी हो तो उसे हटा देना चाहिए। अगर गला बंद जैसा कपड़ा पहना हुआ है कि हाई नेक का मान लीजिए कपड़ा पहना, स्वेटर वगैरह, तो उसे लूज करने, ढीला कर दें और उसे लिटा देना चाहिए। और कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास उस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फौरन डॉक्टर की शरण में ले जाना चाहिए और उसके पास बने रहिए जब तक उनको चिकित्सा नहीं मिल रही है। तो और ज्यादा से ज्यादा उनको सोने देना चाहिए, आराम करने देना चाहिए। और इसका उपचार है, तो जैसे आपको पता चलता है किसी को मिर्गी की बीमारी, तो उसका उपचार जितनी जल्दी शुरू हो उतना अच्छा है, क्योंकि समय पर अगर उपचार मिलता है तो और जल्दी हम ठीक होते जाते हैं इसमें। और किसी जानकार डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाई लेना चाहिए, और नियमित सेवन जितना भी कहा गया उस तरह से उसका सेवन करना चाहिए। अगर दौरा नहीं पड़ता हो, बीच में मतलब बंद हो गया हो दवाई के असर से, तो अपनी मर्जी से आप दवाई बंद मत कर दीजिए, बल्कि चिकित्सक ने जितनी एक कोर्स उसका जो बताएं वो कोर्स अगर पूरा करते तो आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। बीच में बंद करना खराब हो सकता है, क्योंकि उसका पूरा असर जाना बहुत जरूरी है। तो ये आप जरूर करें। और हमारे श्रोता भी काफी जागरूक हैं इस विषय में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे मामले उचित इलाज से नियंत्रित किए जा सकते हैं, लेकिन सामाजिक कलंक और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच के कारण बहुत सारे लोग उपचार से वंचित रह जाते हैं। इसमें लोग ये समझते हैं कि अरे बाप रे, ये मिर्गी की बीमारी है, इनसे दूर रहना, पता नहीं हमें भी ना हो जाए। ये जो डर है, ये इस डर से निजात पाना चाहिए। ये जो समाज में और भेदभाव की भावना होती है, इससे भी बचना चाहिए, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। और लोगों को समय पर डॉक्टर से मिलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यस्थल है, स्कूल है, सामाजिक जीवन में होने वाले भेदभाव का जो मुकाबला है, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करना और स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार भी जरूरी है। दवाओं और विशेषज्ञ की देखभाल की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी आज के दिन को याद दिलाने का यही मकसद है।
और यही बात है कि मिर्गी किसी को छूने से नहीं फैलती, तो आप उनको अगर छू लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको भी वो मिर्गी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये तो एक मानसिक अवस्था है जो धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है, दवाई से उसका उपचार भी है। तो इसलिए उस तरह से भेदभाव ना करें। कुछ लोग जूते सुंघाने के लिए कहते हैं, कुछ चप्पल सुंघाने के लिए कहते हैं, तो इस तरह का कोई इलाज इसमें काम नहीं करता है, वो बस एक भ्रांति है, ये बिल्कुल हकीमी कहलाती है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मस्तिष्क रोग है और इससे ये डॉक्टर से ही इलाज संभव है। और इधर उधर की कहीं कोई से चूरन पुड़िया खिला दी, ये सब नहीं करना चाहिए। सीधे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जाना चाहिए। और फिलहाल हमें एक गाना सुनवा देना चाहिए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 तारीफ करूं। भाई कुछ लोग तो तारीफ से ऊपर होते हैं, कितनी भी तारीफ की जाए लगता है कि ये कमी है, जरूरत से ज्यादा तारीफ कर दें तो भी लगता है और तारीफ करें। तो ऐसी एक एथलीट है जिनके बारे में हम अपने सखियों को जानकारी दे रहे हैं, जिनकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है। दुनिया में वैसे तो मुश्किलें भला किसके सामने नहीं आती हैं, लेकिन असली सिकंदर तो वही है जो इन बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल तय कर ले। हमारी महिलाएं तो हर बाधा को पार करने में माहिर है। अब इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि एक महिला हूं और नेहा आप भी एक महिला हैं, बल्कि ये सच है। तो आज का सच है। तो आज बात एक ऐसी महिला खिलाड़ी की है जिन्हें बाधा दौड़ में महारत हासिल है। आज बात ज्योति यारा जी की है, जो भारतीय महिला धावक है और बाधा दौड़ धावक हैं। और इन्होंने ज्योति यारा जी को 100 मीटर बाधा दौड़ में महारत हासिल है।
वो इस बाधा दौड़ में रिकॉर्ड तो रखती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड, साथ ही वो 2 बार एशियाई चैंपियन भी बन चुकी हैं। साल 2023 और 2025 में एशियाई खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं और साल 2022 के एशियाई खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था। इतना ही नहीं, ज्योति आराजे साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी और ज्योति आराजे ने एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में भी 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं इसी वर्ग में उन्होंने 2024 में स्वर्ण पदक जीता। वैसे यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ज्योति आराजे ने 60 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 5 बार तोड़ा है। और विशाखापट्टनम में 28 अगस्त 1999 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक सुरक्षा गार्ड हैं और मां घरेलू सहायिका है। विशाखापट्टनम में अपनी शुरुआती शिक्षा लेने के बाद इन्होंने नागार्जुन विश्वविद्यालय से शिक्षा ली और उसके बाद वो पहुंच गई हैदराबाद, जहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण से 2 साल का उन्होंने प्रशिक्षण लिया और साल 2019 में भुवनेश्वर में ब्रिटिश कोच से प्रशिक्षण वो ले रही हैं वहां तब से। और इसके अलावा ज्योति केवल अपने खेल पर ही पूरा फोकस रखती हैं। उनका कहना है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने की ओर रहता है। वो चाहती हैं कि अपने खेल के जरिए आगे बढ़कर वो अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा वातावरण बनाएं। साल 2025 में उन्हें घुटने में चोट का सामना करना पड़ा और एक सर्जरी भी हुई थी। फिलहाल वो रेस्ट पर हैं, लेकिन ये बाधा उनके इरादों के सामने कुछ भी नहीं है। और अपने करियर में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली ज्योति आराजे ने न सिर्फ बाधा दौड़ की बाधाओं को पार किया, बल्कि जीवन में भी आने वाली हर बाधा को ऐसे ही डटकर सामना करती हैं और पार करती हैं। साल 2020 में भी पीठ में उन्हें चोट लगी थी और साल 2021 में पूरे साल भर वो हर स्पर्धा से दूर रही, लेकिन जब उन्होंने कठिन परिश्रम और लगन से साल 2022 में वापसी की तो दमदार वापसी की और 2022 में 4 गुना 4x100 मीटर रिले का हिस्सा वो बनी और चौथे स्थान पर रही। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही उन्होंने 100 मीटर दौड़ और 100 मीटर बाधा दौड़ दोनों में स्वर्ण पदक जीता। 17 अक्टूबर 2022 में वो पहली भारतीय महिला बाधा दौड़ खिलाड़ी बनी जिन्होंने 13 सेकंड से कम समय में 100 मीटर की दूरी तय की। क्या बात है। इसी साल वो 100 मीटर बाधा दौड़ में दूसरी सर्वश्रेष्ठ एशियाई खिलाड़ी और अब तक की 11वीं सर्वश्रेष्ठ एशियाई खिलाड़ी बनी। इंडियन ओपन नेशनल्स में साल 2022 को ज्योति आराजे ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब अपने नाम किया। बिल्कुल। और अब गाना ये श्रोताओं के नाम, विविध भारती के नाम। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, बस है नाम है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही, बस करिए
चल जिद फड़िए तू बेदरिए या मरिए चक दे गिल्लिया चक दे गिल्लिया चक दे गिल्लिया चक दे गिल्लिया पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे कब का वो गीतों में रंग है तो आज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली दस है ना मत है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही पत्थर है कोई तो चल जिद फड़िए तू बेदरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेदरिए या मरिए चक दे गिल्लिया चक दे गिल्लिया चक दे गिल्लिया चक दे गिल्लिया तो ममता जी एक हमारे साथी ने भेजा है कि मेरे नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ मिर्गी का मरीज था तो मैंने करीब से महसूस किया है। बचपन से उसे मिर्गी का झटका आता था। डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने दवाई देना शुरू किया और काफी लंबे समय दवाई लेने को कहा और आज वो बिल्कुल ठीक है। और नेहा कई बार अज्ञानतावश हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो ये डॉक्टर की शरण में चले ही जाना चाहिए। ये तो बहुत सीधी सी बात है और इलाज संभव है, ये इस बात से भी क्लियर हो गया। और बहुत सारी बातों के लिए आजकल काउंसलिंग भी की जाती है कि समाज में जो दुष्प्रचार होता है, वैचारिक रूप से जो गलत बातें करते हैं, उसके लिए भी हमने जो रैगिंग का मुद्दा रखा था उसमें हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है। लिखा है कि सभी संस्थानों में छात्रों की काउंसलिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि वे रैगिंग के मनोवैज्ञानिक प्रभावों से निपट सकें। इन उपायों का उद्देश्य एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाना है जहां छात्र बिना किसी डर या मानसिक प्रताड़ना के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आजकल तो शिक्षा के लिए काउंसलिंग की अलग व्यवस्था होती है। हमने तो देखा है कि कुछ स्कूल में, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग संस्थानों में भी काउंसलिंग की जाती है, खासतौर से जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या इस तरह जो जिन पर ज्यादा प्रेशर फील हो रहा पढ़ाई का, तो वो लोग अपने आप ही काउंसलिंग की व्यवस्था रखते हैं कि इतने से इतने पीरियड पढ़ाई होगी, क्लासेस होंगे, लेक्चर होगा, उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा होती है उसके बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। तो आप अपने तय ये देख सकते हैं कि कहाँ से आप काउंसलर ढूंढ सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। और जब भी कोई अच्छी बात होती है ममता जी तो मन करता है कि कुछ मीठा खा लिया जाए। तो लड्डू खिला रही हैं? जी जी जी, क्योंकि लड्डू की बात चल रही थी शुरू से। तो लड्डू की बातें तो चल रही है। हम तो क्या बताने वाले थे पौष्टिक लड्डुओं के बारे में। हमारे साथियों ने खुद ही बता दिया है कितने अलग अलग पौष्टिक लड्डुओं के बारे में। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है साबुत मूंग दाल के लड्डू के बारे में। तो साबुत मूंग 100 ग्राम चाहिए इसके लिए, गुड़ 100 ग्राम, बारीक कटा काजू बादाम आधा कप या आधा कप दोनों मिलाकर, खरबूजे के बीज 100 ग्राम, 1 चम्मच इलायची पाउडर और शुद्ध घी 100 ग्राम। साबुत मूंग को साफ करके सूखी कढ़ाई में लाल होने तक भूनना है। जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में महीन पाउडर बना लेना है। पाउडर महीन ना हो तो आटे की छन्नी से छान ले। सारे सूखे मेवे 1 चम्मच घी डालकर लाल होने तक भून ले। आप 100 ग्राम गुड़ को महीन कूट लें या फिर आप जिस किसनी से लौकी कीसते हैं उससे गुड़ को कीस लें। अब कढ़ाई में घी डालकर मूंग के आटे को फिर से खुशबू आने तक भुने। फिर एक परात में निकालें, महीन पिसा गुड़, सारे सूखे मेवे, इलायची पाउडर और एक बड़ा चम्मच पिघला गुनगुना घी मिलाएं
और मनचाहे आकार के लड्डू बांधें, ऊपर से एक एक पिस्ता चिपका दें। ये लड्डू फाइबर से भरपूर होते हैं और सर्दी के दिनों में ऊर्जा देते हैं। वाह, क्या बात है। ये लड्डू तो लग रहा है कि बस बनाना चाहिए बस, लेकिन प्रोटीन लड्डू। हाँ, अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए कि लड्डू बना के जब घर में रख लिया जाता है तो हर खाने के बाद गए एक लड्डू उठा के खा लिया। ये खास तौर से बच्चों में ये ज्यादा देखा जाता है, तो नियंत्रण भी साथ में जरूरी है कि वो अब जमाना नहीं रहा कि कनस्टर भर भर के लड्डू बना दिए जाते थे और दोनों हाथ में लड्डू खा के, क्योंकि तब शारीरिक श्रम ज्यादा किया जाता था, बच्चे भी फिजिकली बहुत फिट रहते थे, भाग दौड़ करते थे ना, दौड़ भाग खेलते थे। अभी बच्चों के पास न खेलने के लिए टाइम है, न मैदान है, न जगह है, तो इसलिए लड्डू बनाए तो उसमें एक चिपका दें कि एक दिन या 2 दिन में एक ही लड्डू खाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा, आटे के लड्डू कैसे बनाएं। आटे के लड्डू बनाने के लिए 2 कप आटा ले और आधा कप शक्कर का बूरा, 1 कप घी और आधा कप गोंद, 5-7 हरी इलायची के दाने ले लें। एक भारी तले की कढ़ाई में सबसे पहले गोंद को घी में तलकर अलग रख लें। आधे घी में तलना है, बाकी बचा घी बाद में डालेंगे। फिर आटे को हल्की आंच में सेक लें। जब खुशबू आने लगे और आटे का रंग बदल जाए तब तक सेकें उसे। गोंद को ठंडा होने के बाद हाथ से मैश कर लें। फिर इसमें आटा, घी और बूरा, इलायची सब कुछ मिला दें और मिलाकर लड्डू बांध लें। अगर लड्डू गोल नहीं बन रहे हों तो 2-3 चम्मच दूध डालकर लड्डू बांध सकते हैं। इसको काफी समय तक रखकर खाया जा सकता है। जब आटा भुनता है ना तो उसकी खुशबू बहुत अड़ोस पड़ोस तक जाती है, सबको पता चल जाता है लड्डू बन रहा है तो चुपचाप नहीं बना। खुशियां चुपचाप नहीं मनाई जा सकती है, उसी तरह से लड्डू चुपचाप बना के नहीं खाए जा सकते हैं। और हमारे साथी ने भेजा सौंठ और मेथी के लड्डू की रेसिपी। मेथी दाना आधा कप, सूखा अदरक पाउडर यानी सौंठ 1/4 कप, साबुत गेहूं का आटा 1 कप, बादाम 1/4 कप, बारीक कटे हुए काजू 1/4 कप, बारीक कटे हुए सब चाहिए। गुड़ 1 कप चाहिए, कसा हुआ घी चाहिए आधा कप, यानी कद्दूकस किया हुआ गुड़ चाहिए। और इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, तिल 2 बड़े चम्मच, ये वैकल्पिक है। आधा कप मेथी के दानों को सुनहरा होने तक। एक मिनट इसको दोहरा दीजिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, क्योंकि जो लोग नोट कर रहे होंगे तो नोट कर सकते हैं। तो मेथी दाना आधा कप, सूखा अदरक पाउडर यानी कि सौंठ 1/4 कप, साबुत गेहूं का आटा 1 कप, बादाम 1/4 कप, बारीक कटे हुए काजू 1/4 कप, बारीक कटे हुए गुड़ 1 कप, कसा हुआ घी आधा कप आवश्यकता के अनुसार, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, तिल 2 बड़े चम्मच, वैकल्पिक है ये। आधा कप मेथी के दाने को सुनहरा होने तक भूनना है, ठंडा करें और बारीक पीस लें। 1 कप गेहूं के आटे को 1-2 बड़े चम्मच घी में सुनहरा होने तक भून लें, एक तरफ रख दें। 1/4 कप कटे हुए बादाम, काजू और तिल अगर आप ले रहे हैं तो सबको सूखा भून लें। और एक कटोरे में भुना हुआ आटा, मेथी पाउडर, 1/4 कप सूखा अदरक पाउडर यानी सौंठ, मेवे और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिला दीजिए। 1 कप कद्दूकस किए हुए गुड़ को थोड़े से पानी में तब तक पिघलाएं जब तक कि वो चिकना ना हो जाए। सूखे मिश्रण पर गुड़ डालें, आवश्यकता अनुसार घी डालें और गर्म होने पर लड्डू का आकार दें, मतलब गर्मा गर्म ही रहे तभी आप लड्डू बना दें। इसका 2-3 सप्ताह तक एक एयर टाइट कंटेनर में रखें, अगर तब तक आपके घर में वो चल सके तो, है ना, नहीं तो वो पहले ही चला जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये लड्डू बनाने की रेसिपी हमारे श्रोताओं ने नोट कर ली होगी। और आज रैगिंग के मुद्दे पर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। अब चलते चलते एक टिप्पणी हमें और दिख गई है जो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। इन्होंने लिखा है कि रैगिंग से मुझे अपनी बहन की रैगिंग याद आ गई। मेरी छोटी बहन कॉलेज में एडमिशन ले रही थी। मेरी बहन थोड़ी तेज नेचर की है। मैंने उसे घर में ही मना किया था कि कॉलेज में तुम्हारी रैगिंग होगी, तुम ज्यादा तेज मत बनना, पर वो मेरी कहाँ मानने वाली थी। हम लोग कॉलेज पहुंचकर अपने दोस्तों के पास चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी क्लास की लड़कियां आई और मैंने देखा बहुत गुस्से में थी। तब हमने पूछा कि हुआ क्या आखिर, तो उन्होंने बताया कि देखो वो नई लड़की कितनी तेज बन रही है, हीरोइन समझ रही है खुद को। और बताया उसने कि हम लोग उसकी रैगिंग करने आए तो उल्टा वो ही हम लोगों की रैगिंग करने लगी। और जब हमारे ग्रुप की लड़कियों ने देखा तो सबने शुरू कर दिया हंसना, क्योंकि वो और कोई नहीं मेरी बहन ही थी। रैगिंग करने वाली लड़कियों को नहीं पता था कि वो मेरी बहन है। तो जी भर के हम लोगों के सामने गुस्सा उतारा। घर आकर मेरी बहन बोली, देखा कैसे उन लोगों की रैगिंग मैंने ही
कर दी। तो जो इन्होंने कहा कि बहुत तेज है, ज्यादा तेजी मत दिखाना, ये तो अब लड़कियों को नहीं समझाना चाहिए कि आपको जहां जरूरत हो तो आप अपने आत्मसम्मान के लिए आप बाकायदा अपनी आवाज भी उठा सकती हैं, ऊंची आवाज भी। फिलहाल ये गाना सुनवा सकते हैं। बात तो लड्डू की चली थी ना। हाँ, हमारे साथी कह रहे हैं कि सर्दियों में सौंठ, गोंद, ड्राई फ्रूट, तिल के लड्डू बहुत बनाती हूँ। कच्ची हल्दी का हलवा भी सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं। और कहीं जाते हैं तब तो लड्डू, हलवा, चकली, चूड़ा सब लेके जाते हैं। बिल्कुल। देखें जरा यहाँ क्या बात है इस गाने में। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है। जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले। कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। कहेंगे ये सोचा न समझा न जाना है, शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। अभी लड्डू वड्डू तो लेके जाना ही चाहिए जब कहीं जाए किसी के घर, तो और बनाने के लिए टाइम भी तो चाहिए। लेकिन देखिए घड़ी की ओर, बिल्कुल अब वक्त नहीं कि हम लड्डू बनाना सिखा सके। तो अब श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली। आप सुन रहे हैं विविध भारती।